आतंकजीत सर, यहाँ पे एक चीज दिख रही है, जो जांच हो रही है अभी, जिस जांच की बात हो रही थी कि भाई एजेंसी जांच कर रही हैं, अमेरिका की एजेंसी भी जांच करने आ गई है, और ब्रिटेन की एजेंसी भी। ब्रिटेन की एजेंसी इसलिए क्योंकि भाई उनके 53 नागरिक उसमें सवार थे। अमेरिका की जांच एजेंसी इसलिए आपके साथ खड़ी क्योंकि वो विमान बोइंग का था, और बोइंग अमेरिका की कंपनी है। सवाल मेरा ये है कि क्या इस जांच से रिजल्ट सही में वो निकल करके आ पाएगा, क्योंकि बोइंग अमेरिका की कंपनी है। एयरक्राफ्ट में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, बोइंग को किसी भी तरीके से हानि पहुंचाने की स्थिति में आज बोइंग का सच बताने की स्थिति में आज आप खड़े हैं, हमारा देश है। क्योंकि ट्रंप का दबाव जिस तरीके से प्रधानमंत्री पे है, वो तो कम से कम ऐसा नहीं देखने देता है। दूसरा, हम अगर हम मेंटेनेंस की बात करें, अगर खामियां मेंटेनेंस में आती हैं, तो अभी तक जो टाटा जिम्मेदारी भले ही लेता दिख रहा है, 1 करोड़ का मुआवजा दे दिया इत्यादि इत्यादि, उसके बावजूद भी टाटा पर सवाल अभी तक नहीं उठे हैं। इसमें टाटा के ऊपर कितना बड़ा सवाल है, कितना जिम्मेदार टाटा को माना जाएगा इस पूरी घटना का? जी धन्यवाद रामप्रकाश राय जी। आपके 2 सवाल हैं, एक डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को लेकर कि जिम्मेदारी किसकी है, और दूसरा सवाल आपका ये है कि टाटा जो कि ऑपरेटर है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। तो पहले मैं आपको सरकारी जो चीजें हैं उस पर जवाब दूंगा और फिर प्राइवेट कंपनी पर आएंगे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ऑर्डर कर दी है एक्सटेंडेड सर्वेलेंस बोइंग 787 की। अब ये सीरीज एयरक्राफ्ट मॉडल्स जो हैं जो क्रैश हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ये एयरपोर्ट को मैनेज कौन करता है? अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग मैनेज करती है। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग का कोई नाम कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं देगा। और राकेश पाठक जी तो मध्य प्रदेश से आते हैं, इनके जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। नायडू साहब तो जगह जगह जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टील के साथ उनके पास एडिशनल चार्ज जी नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास एविएशन का कोई चार्ज नहीं है सर। टीडीपी के राम मोहन नायडू केंद्रीय विमानन उड्डयन मंत्री हैं। मैंने कल परसों 2 दिन ये कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि विमान हादसे से पहले तक पूरा देश ये नहीं जानता था कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है। सिंधिया के पास कोई चार्ज नहीं है। सिंधिया डॉक्टर पाठक 2022 की पीआईबी में मिनिस्टर ऑफ स्टील देने के बाद उनके पास एडिशनल चार्ज यूनियन मिनिस्टर का सिविल एविएशन का था। वो कब खत्म हुआ इसके बारे में नॉलेज आपकी है कि कब खत्म हुआ उनका चार्ज? वो यूनियन मिनिस्टर बिल्कुल सर, जब उन्हें अभी जब तीसरी बार सरकार बनी और उन्हें उत्तर पूर्व के राज्यों का और आईटी का मिनिस्टर बनाया गया, तब से उनके पास नहीं है। और जो राज्य मंत्री हैं वो मुरलीधर मोहाल हैं, महाराष्ट्र के सांसद हैं, वो पहले मेयर रह चुके हैं। और केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू है जी। ठीक, तो केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू जो हैं, जिस तरीके से तमाम जगह जाके वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज उनकी पीआईबी की हुई, उसमें उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे। अब अगर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की बात करें तो जो एक्सटेंडेड सर्वेलेंस उन्होंने ऑर्डर की है, जिसमें 270 लोग कहा जा रहा है कि जिसमें 240 लोग ऑन बोर्ड थे, और कल तक तो खबर ये थी कि 53 लोग जो हैं वो उसमें फौत हुए हैं। तो कुल मिलाकर 290-293 की गिनती गिनी जा रही थी। वो गिनती 270 कब हुई इसका भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्होंने ये भी कहा कि रिकवरी ऑफ ब्लैक बॉक्स जो है, मिनिस्टर साहब ने, नायडू साहब ने ये कहा कि रिकवरी ऑफ ब्लैक बॉक्स भी हो चुकी है, और डिकोडिंग अब उसमें एयरपोर्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो द्वारा की जाएगी, जो बेटर आइडिया देगी कि वो इंसिडेंट में क्या हुआ था। अब मेरा सवाल सीधे सीधे ये खड़ा होता है कि आपने कहा कि इसमें कोई टेरर एक्टिविटी की गुंजाइश है, तो मुझे तो लगता है ये कंप्लीटली साबोटाज का केस है। इसमें टेररिस्ट एक्टिविटी तो तब होती है जब कोई आउटसाइड फोर्सेस आके उसको परेशान करती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इंटरनली ही इसको मैनेज किया गया है। उसके कुछ साक्ष्य मैं आपको देता हूं। प्री डिपार्चर टेक्निकल टीम जो होती है, जिसको पीडीटीसी कहा जाता है, उसका क्या रोल था? आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सेलेबी करके कंपनी थी जो एयरपोर्ट्स मैनेज करती थी, करीब 15 एयरपोर्ट्स मैनेज करती थी, उसमें अहमदाबाद का भी एयरपोर्ट आता है। और सेलेबी को शटडाउन कर दिया गया ऑपरेशंस, क्योंकि टर्की के साथ हमारा ये हो गया कि उन्होंने ड्रोन सप्लाई किए थे पाकिस्तान को। 15 मई को गुजरात हाई कोर्ट जो है वो जाती है, सेलेबी अपनी एप्लीकेशन देती है, वो कहती है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया उसमें जो हमारा अनुबंध है उसके तहत जो कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यू के तहत हमें इतना पैसा दिया जाना चाहिए या हमें टाइम दिया जाना चाहिए। आप ऐसे आनंद फादन में तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते हैं। तो 5 जून को वो डिसीजन आता है जिसमें हाईकोर्ट उसमें कोई भी सेलेबी को मदद करने की मदद जो है वो नहीं करती। 6 जून को 4 एयरपोर्ट ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ऑफिसर्स जाके टर्किश एयरलाइंस को चेक करते हैं और कहते हैं कि इनके जो एक्सप्लोजिव हैं वो कार्गो सेक्शन में प्लेन के जो हैं वो पाए गए।
एक तो पहले आपने सेलेबी को टारगेट किया। अच्छा, सेलेबी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध खत्म करके जो सेलेबी में लोग काम कर रहे थे वो अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग वाले जाते हैं, वो कहते हैं काम करो, इनकी नौकरी छोड़ दो, हम सेम तनख्वाह पे तुमको अपने यहाँ नौकरी दे देते हैं। तो सेलेबी को साइडलाइन करके वो उनको अपने यहाँ एम्प्लॉय कर लेते हैं। तो एक तरीके से आप डीजीसीए की बात करें, सिविल एविएशन की, आप उनके एयरपोर्ट मैनेजमेंट की बात करें, आप उनके प्री डिपार्चर टेक्निकल टीम की बात करें, तो सब चीजें इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी फ्लूइड थी कि जाहिर तौर पर एक टेक्निकल फेलियर या साबोटाज क्रिएट किया गया। इसमें एक आदमी जो 11A सीट पर बैठा था और वो कहता है कि मैं फ्लाइट में था और उसके हाथ में फोन भी था और एक टिकट भी थी। अगर आप उस टिकट को देखें तो उस टिकट का जो पहला जो हिस्सा होता है वो फाड़ा जाता है और टिकट दी जाती है कि अब आप बोर्ड कर चुके हैं। वो पूरी टिकट उसके हाथ में थी, उस पे स्टैंप लगी थी और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह उसको जाके हॉस्पिटल में मिलते भी हैं। क्या आपने उसका डीएनए टेस्ट कराया कि आदमी को? अब नहीं फाड़ते सर, अब फ्लाइट में पूरा बोर्डिंग पास पूरा आपके पास रहता है, दोनों उसका जो काउंटर फोलियो और वो दोनों ही रहते हैं। तो चलिए, अगर वो काउंटर फॉल देते भी हैं तो क्या ये जाहिर तौर पे मान लेना चाहिए कि ये आदमी जो है वो 11A सीट से निकला है? क्या ये वही आदमी है जिसका नाम उस टिकट पे लिखा है? तो इस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। अब आपने देखा कि सिवाय एक आधा पासपोर्ट के या कुछ ज्वेलरी के पैसेंजर्स की, वहां पे कोई भी, सब चीजें जल के खाक हो गई थी। और फिर आप उसमें एक नरेशन निकाल के लाते हैं, ये देखिए भगवत गीता पढ़ी थी फ्लाइट में, ये बच गई और बाकी सब चीजें जो जल के खाक हो गई। तो इस तरीके का नरेशन कौन जनरेट कर रहा है? अनभग जनरेट कर रहे हैं, गोदी मीडिया जनरेट कर रहा है, या वाकई भगवान की कोई कृपा हुई है जो भगवत गीता जो है उस फ्लाइट में से निकल के आ गई और बाकी सब कुछ जल के खाक हो गया? तो इस तरीके से कई सवाल खड़े हो जाते हैं जिस पर सवालों का जवाब जो है वो समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जमाते इस्लामी और ये इंडियन पीपल्स इन पैलेस्टाइन, इन लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा भी टाटा, जिसका आपने नाम लिया, अभी जिक्र किया, कि टाटा और अदानी की तहकीकात होनी चाहिए क्योंकि ये लोग जो हैं ये हमारे खिलाफ हैं और ये लोग हमेशा से सरकार के साथ मिलकर हम लोगों की नौकरियां खा लेते हैं, हम लोगों को काम नहीं करने देते, हम लोगों को परेशान करते हैं। जब ये सब चीजें हुई तो उसके बाद से आप देखिए किस तरीके से गुरुपतवंत सिंह पन्नू का डॉक्टर राकेश पाठक ने नाम लिया। गुरुपतवंत सिंह पन्नू वहां से कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले या कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी करता है। उसमें कहता है एयर इंडिया की फ्लाइट पे भैया मत चढ़ना, जितने भी हमारे लोग हैं। वो एयर इंडिया की फ्लाइट का नाम क्यों लेता है? इसका मतलब है इसकी प्लानिंग क्या अमेरिका में हुई है। और गुरुपतवंत सिंह पन्नू का जो सिख फॉर जस्टिस फाउंडेशन है, वो खुद इनॉग्रल जो डिनर होता है डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण के बाद, वो उसमें शामिल होता है। तो इसका मतलब गुरुपतवंत सिंह पन्नू या सिख फॉर जस्टिस का जो भी ये आदमी है, ये अमेरिकन CIA का एजेंट है और उनके लिए काम करता है। और इस तरीके के बहुत सारे एजेंट जो है अमेरिकन गवर्नमेंट ने पाले हुए हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। तो जाहिर तौर पर इसमें अमेरिकन इंटरवेंशन, इसका AIIB रिकवरी बॉक्स, जो AIB ने रिकवरी बॉक्स, ब्लैक बॉक्स किया, अमेरिका से टीम आ रही है। अमेरिका से टीम किसकी आ रही है? डोनाल्ड ट्रंप की आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं पता लगने देंगे कि इसके ब्लैक बॉक्स में क्या है, उसकी डिकोडिंग क्या है, उसमें इंफॉर्मेशन क्या है। तो एक तरीके से जो NTSB है, जिसको कहा जाता है कि वो एक्सपर्ट है डेटा रीडिंग के लिए, वो कभी भी आपको नहीं बताएगी कि मेन फ्यूल टैंक में जो 1.25 लाख लीटर तेल था, उस तेल को कैसे रोका गया। वो इंजन फेलियर हो ही नहीं सकते। जितने भी आप एक्सपर्ट्स देखेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, मैं कल रात से सुन रहा हूं, और वो सब ये कह रहे हैं कि दोनों इंजन एक साथ फेल नहीं हो सकते। बर्ड हिट कहीं दिखाई नहीं दे रही, कोई मिसाइल तो उस पर दगा नहीं, कोई ब्लास्ट अंदर से हुआ नहीं, दोनों इंजन कैसे रुक गए? और दोनों इंजन रुकने के बाद जो उसका प्रोपेलेंट होता है, जो उसका एक थर्ड डिवाइस होता है जो उसको लैंडिंग में मदद करता है, वो क्यों नहीं निकला? और जब मे डे उसने बोल दिया, इसका मतलब यह था कि दोनों इंजन जो थे वो खुद ब खुद शटडाउन हो रहे थे क्योंकि उनको प्रॉपर तेल नहीं मिल रहा था। किसी भी इंजन को तेल नहीं मिलेगा तो वो थ्रस्ट कहां से उठाएगा? तो जाहिर तौर पर यह साबोटाज है। और इसमें अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग, जो अहमदाबाद एयरपोर्ट को मैनेज करती है, जिसकी कोई अभी जब बातें हो रही हैं तो सब सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। कितना बढ़िया नरेशन जटा जाता है। सरदार पटेल के नाम पे एयरपोर्ट है तो उसी का नाम लीजिए आप। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग का नाम क्यों लेंगे? सरदार पटेल के नाम पे कोई सवाल नहीं पूछेगा सरकार से, कोई DGCA को ये नहीं पूछेगा कि भाई आप लोग किस बात के लिए जिम्मेदार हैं। रिफ्यूलिंग जो एयरक्राफ्ट की है वो अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड जो है वो अपने फ्यूल फार्म में हैंडल करती है। 2 ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जिसमें OMC, जिसको कहा जाता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और ये फ्लाइट्स को रिफ्यूलिंग का प्रोसेस जो है सारा वो जो होल्ड करता है, जो मैनेजमेंट करता है उस एयरपोर्ट का, वो करता है। अब जो
रिफ्यूल कर रहा है वही उसकी सारी जितने भी चीजें हैं उनको मैनेज कर रहा है, चाहे वो फ्यूल सप्लाई हो, चाहे वो सक्शन फीड हो, चाहे वो सप्लाई वाल्व्स हो। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि अदानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होल्डिंग के, जो अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड के जो वहां वर्कर्स थे, जो सेलेबी कंपनी से पोच करके कंपनी में लाए गए थे, क्या ये उनके द्वारा किया गया है या उनसे करवाया गया है? सवाल ये खड़ा होता है। और दूसरी बात, निष्पक्ष जांच की जो आपने कही, एनटीएसबी अगर यहां आ भी जाएगी, अमेरिकन कंपनी है, वो आपको क्या जवाब देगी? वो तो ब्लैक बॉक्स उठा के ले जाएगी और नकली ब्लैक बॉक्स डाल जाएगी। हम सारी उम्र भी लगे रहेंगे। 1985 में कनिष्क का जो ब्लास्ट हुआ था, आज तक उसकी कोई भी डेटा रिकॉर्डर हमारे पास, डिटेल्स जो हैं वो सार्वजनिक नहीं हुए। तो क्या आपको उम्मीद है कि इस ब्लैक बॉक्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो सार्वजनिक कभी हो पाएगी? अगले 40 साल नहीं हो पाएगी तो आप क्या करेंगे उसमें? जी।